दोस्तों, मैं चंद्रकांत साहू भूपेंद्र मिश्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग मंडे निरीक्षक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम सभी एक फ्री ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, है ना। उसमें मैं आज से आपको इंग्लिश का टॉपिक कवर करवाऊंगा। तो एग्ज़ाम रिलेटेड मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, किसी भी एग्ज़ाम को दिलाने से पहले हमें सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस जानने का फ़ायदा हमको यह होता है कि हमें क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आने वाले होते हैं वो अगर पता चल जाता है और हमें उस टॉपिक की अगर कवरेज मिल जाती है तो हमें ये कॉन्फिडेंस होता है कि अच्छा ये क्वेश्चन आएगा तो हमने इसके बारे में तैयारी की हुई है, तो अपन उसके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके सिलेबस में जो कहा गया है वो कहा गया है कि यह एक जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश कहने का मतलब यह है कि इसमें अधिकतर क्वेश्चन आपके जो कहना चाहिए डेली के जो इंग्लिश यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड होंगे। और इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश नहीं आएगा। कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश कहने का मतलब है कि इसमें आपको कोई पैसेज नहीं पूछेगा, कोई लंबा लंबा पैराग्राफ नहीं दिया रहेगा या कोई ऐसा बड़ा पैसेज नहीं दिया रहेगा जिसके अंदर आपको 3-4 फिल इन ब्लैंक्स वगैरह भरने होंगे। इसमें सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। सिंपल जैसे कि क्वेश्चन दे दिया उसने जेंडर से। जेंडर मतलब क्या होता है हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में बोला जाए तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, इंग्लिश में बोला जाए तो मेल फीमेल और एक कॉमन जेंडर भी होता है, वो हम आपको आगे जब सिलेबस में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। दूसरा इसमें टॉपिक होता है नंबर। नंबर्स मतलब प्लूरल्स और सिंगुलर्स, जिसको हम लोग हिंदी में एक वचन और बहुवचन बोलते हैं, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। तीसरा इसमें एक टॉपिक होता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब जो अपन जो बोलते हैं ए एन और द, इसके हमको यूजेस देखने होते हैं और क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। इनमें से कभी ना कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आप ये एक पर्टिकुलर फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें बताइए ए एन या द कौन से आर्टिकल इसमें आने वाले हैं, ठीक है। तीसरा इसका एक सेक्शन और भी है जिसमें ये ग्रामर से क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि प्रोनाउंस हो गए। प्रोनाउन मतलब क्या होता है? सर्वनाम। अगर हिंदी में बोला जाए तो वो सर्वनाम होता है ना। तो इसमें प्रोनाउन मतलब जो अपन नाउन की जगह यूज़ कर सकते हैं। नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा। तो ये हम लोग ये टॉपिक भी कवर करेंगे। फिर उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब को हम लोग बोलते हैं क्रिया हिंदी में, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये जब सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस बनाने कैसे हैं, और जब वो टॉपिक कवर हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तीसरा इसमें और सिलेबस में है जो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो हम लोग बोलते हैं किसी भी चीज़ की विशेषता बताती है उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, जिसको हिंदी में विशेषण कहा जाता है, ठीक है। इसी में एक और टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन मतलब कि होता है कि जो जंक्शन, जो हम जंक्शन वर्ड से इसको एक समझ सकते हैं। जंक्शन मतलब क्या होता है? किसी भी दो चीज़ों को जोड़ने वाला। तो कंजंक्शन भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज़ों को जोड़ते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद होता है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन भी हमें पढ़ना है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने जो देखा हुआ है मंडे निरीक्षक के पेपर में, वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस में साथ साथ इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी आते हैं, कि जैसे हमने किसी क्वेश्चन को दे दिया है तो वो बोलेगा कि इसका एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, अब इसको आप हमें पैसिव में कन्वर्ट करके दिखाइए। या फिर ऐसा बोल देगा कि हमने इसे एक इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, इसको आप लोग डायरेक्ट स्पीच बना के दिखाइए। तो ये हम लोग जब सिलेबस कंप्लीट होगा और इसके क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा। और तीसरा इसका जो मैं सबसे बड़ा सेक्शन बोलना चाहूँगा वो है एंटोनिम्स सिनोनिम्स। एंटोनिम्स सिनोनिम्स मतलब क्या हो गया? एंटोनिम्स मतलब हो गया एंटोनिम्स मतलब हो गया जो उल्टे शब्द होते हैं, और सिनोनिम्स जो होते हैं वो होते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्दों को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, एंटोनिम्स हमको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें जो एक और सेक्शन है वोकेबलरी, वो मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि वोकेबलरी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपकी 3-4 चीज़ें आराम से कवर हो जाती हैं। सबसे पहले सिनोनिम्स कवर हो जाएंगे कि भाई किसी एक शब्द को हम लोग जानते हैं, है ना, तो फिर उसके बारे में और क्या क्या शब्द होते हैं वो हम जानेंगे, तो सिनोनिम्स ऑलरेडी कवर हो जाएगा, एंटोनिम्स कवर हो जाएगा। और स्पेलिंग चेक का भी एक इसमें क्वेश्चंस आता है, वो भी हमारा इसमें कवर हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम लोग वोकेबलरी जान जाएंगे तो उसके एग्जैक्ट शब्द में क्या बोला जाता है वो हम समझ जाएंगे, तो आराम से स्पेलिंग चेक के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। इसमें एक और सेक्शन होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस जो बोलना चाहूँ मैं आपको, सिंपल शब्दों में एक मुहावरे होते हैं, है ना। हमें उन कुछ मुहावरे को कैसे यूज़ किया जाता है किसी सेंटेंस में, है ना, उसको पूछा जाएगा। फ्रेजेस कोई पर्टिकुलर फ्रेज होता है, उसको कैसे किसी सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, उसको वो सही है गलत है या फिर उसको भर के बताइए, ऐसा फिल इन द ब्लैंक बना के वो पूछते हैं, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा सिलेबस के बारे में आपको नॉलेज दे दिया हूँ, है ना। अब इसके बारे में हम लोग ये देख लेते हैं, क्योंकि भाई हम इतना पढ़ लेंगे तो इसका मतलब क्या होना चाहिए। मतलब ये एग्जाम क्योंकि तो है 10 नंबर का, तो उसमें कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, अगर वो हम एक बार ब्रेकअप करके देख लें तो हमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पेपर कैसे होने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके निकाला है उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ
तो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं वो नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस जो बोल रहा हूँ मैं, है ना, इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस जो बनाते हैं अपन, उससे अधिकतर 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब 2 से 3 मार्क्स अगर आपका ये वाला सिलेबस कंप्लीट हो गया तो वो आ सकते हैं। दूसरा जो मैंने बताया था इडियम्स एंड फ्रेजेस, उससे भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि ये उनके सिलेबस में है तो उनको कवर करना है। और इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत अच्छी क्या बोलना चाहिए मेरे को, सब्जेक्ट है, उसको आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा, है ना। प्रीपोजिशन कंजक्शन से मिला जुला के 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है ना। प्रीपोजिशन कंजक्शन, इसमें एडजेक्टिव और आपका आर्टिकल भी ऐड कर लीजिए, जेंडर और नंबर्स वगैरह वो सब भी ऐड कर लेंगे तो 2-3 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ देता है। कभी कभी किसी सेंटेंस में है उसमें कैसे यूज़ किया गया है ये पूछ लेता है, ठीक है। अब हम लोग एक और उसमें चीज़ है प्रोनाउन एंड वर्ब। प्रोनाउन एंड वर्ब मतलब वही सर्वनाम और क्रिया, इससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स बना के पूछ लेगा, या तो फिर वो क्वेश्चंस दे देगा, इसमें इसको लगाइए पूछेगा, या फिर कहाँ गलत है और किस में सही तरीके से लगा है ये हमको उसमें बताना पड़ता है, तो ये उसे पूछेगा। और फिर वही जो मैंने आपको सबसे लास्ट में बताई है वोकेबलरी, इसमें जैसे कि मैंने बताया अगर आप वोकेबलरी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें स्पेलिंग चेक हो जाएगा, आपका एंटोनिम्स हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा, है ना। और इसमें एक और चीज़ आती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल वर्ड, है ना। जैसे कि किसी, मतलब मैं क्या बोल दूंगा कि वह व्यक्ति को बताओ क्या बोलते हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं रखता, तो आप बोलोगे नास्तिक। तो वैसे शब्दों के लिए भी वोकेबलरी अपन को काम आ जाएगी जब अपन वोकेबलरी इसमें कंप्लीट करेंगे, है ना। तो दोस्तों हम अभी अपना कम से कम इस बार का स्टार्ट कर लेते हैं सिलेबस कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए सब दोस्तों, हमको जब ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है ना, तो इसके लिए हमको जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो भी ज़रूरी है। तो हम लोग सबसे पहले आज नाउन से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो नाउन मतलब होता है, अगर हिंदी में बोलूँ, नाउन मतलब होता है संज्ञा, है ना। तो संज्ञा से आप तो सब समझ गए होंगे कि संज्ञा मतलब क्या होता है ना। किसी भी का अगर वो नाम है ना, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। अगर किसी का भी वो नाम है, अगर आपको मैं सिंपल शब्द में बताना चाहूँ तो किसी भी चीज़ का अगर कोई नाम है तो वो हम उसको संज्ञा कहते हैं या फिर नाउन कहते हैं, है ना दोस्तों। तो ये हो गया वो चीज़। और इसका मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे कि किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, एनिमल का नेम, थिंग्स का नेम, ह्यूमन क्वालिटी, ये चीज़ सबसे बड़ी समझने वाली होती है संज्ञा, किसमें बोला किसको जाता है ना। तो जिसमें भी अगर कोई ह्यूमन क्वालिटी है या फिर कोई आइडिया है, कोई फीलिंग है, ये भी संज्ञा की कैटेगरी में आता है ना। जब मैं आपको इसको एग्जाम्पल समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि नाउन उसको कहा जाता है जो किसी भी चीज़ों का नाम हो, है ना। तो इसमें ये किसी आदमी का भी नाम हो सकता है, पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी स्थान का नाम हो सकता है, किसी भी जानवर का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, और ह्यूमन क्वालिटीज़ हो सकती है। ह्यूमन क्वालिटीज़ मतलब क्या हो सकती है, जैसे हम सूंघ सकते हैं, है ना, हम फील कर सकते हैं, तो ये फीलिंग वाली बात हो गई। आइडियाज़ हो सकते हैं, ये भी एक नाउन की कैटेगरी में आता है। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल देना चाहूँ तो जैसे रोहित है, रोहित एक नाम है, तो रोहित भी क्या है, एक नाउन है ना। और दूसरा काऊ है, काऊ मतलब क्या है, गाय है, गाय भी एक जानवर है, तो ये भी एक नाउन है। इसकी जगह आप टाइगर यूज़ कर लीजिए, रैबिट यूज़ कर लीजिए, वो सारे नाउन के कैटेगरी में आ जाएंगे जब वो किसी भी सेंटेंस में यूज़ होंगे। नाउन मतलब, नाउन एक बेसिक पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का इंग्लिश में, जिसको हम लोग कभी भी यूज़ करेंगे तो हमको एक नाउन की ज़रूरत पड़नी होती है, ठीक है। तीसरा एक पेन, पेन भी एक एग्जाम्पल है, वो भी एक नाउन है, वो थिंग है, ठीक है, तो वो एक नाउन हो गया। प्लेस, प्लेस में जैसे हमारे पास इंडिया, इंडिया एक प्लेस है ना, वो भी एक नाउन है। लेकिन अगर जैसे कंट्री हम बोल ले रहे हैं तो कंट्री हमारे पास क्या हो गया, इंडिया भी हो सकता है, ठीक है, पाकिस्तान भी हो सकता है, यूएसए भी हो सकता है, ये सब भी क्या है, कंट्री है, लेकिन ये किसी न किसी चीज़ का नाम है, तो यह भी एक नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए मैंने लगाया रखा है काइंडनेस। काइंडनेस मतलब होता है किसी भी चीज़ का व्यवहार, कि वो कितना काइंड है आपके प्रति, कितना नरम है आपके प्रति, तो वो क्या है, एक प्रकार से फीलिंग है, या फिर उसको ह्यूमन क्वालिटी भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे एक शब्द होता है आपका ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब क्या होता है कि वह कितना ब्रेव है, कितना साहसी है, तो वो भी एक क्या हो गया, ह्यूमन क्वालिटी हो गया, तो ये भी एक नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन कितना टाइप के होते हैं, ठीक है। तो नाउन जो हमारे पास होते हैं बेसिकली, जो अगर हम ट्रेडिशनल ग्रामर बोलें या फिर जो ओल्ड ग्रामर बोलें, उसके हिसाब से नाउन को डिवाइड किया गया है व्यक्तिवाचक नाउन में, जातिवाचक नाउन में, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक।
तो ये व्यक्तिवाचक जो नाउन है, जो इसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं इंग्लिश में, उसका मतलब क्या होता है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अगर ये तीनों नाम आ जाते हैं जिससे हमको सीधा पता चल जाए कि किसके बारे में बात हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं आपका इसका एग्जांपल आपको बताऊंगा, है ना। बेसिकली आप इसको अगर कहीं पर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। अगर किसी भी चीज़ का हमें सीधा पता चल जाता है कि वो किसके बारे में, प्रॉपर मतलब क्या होता है? प्रॉपर मतलब होता है किसी के बारे में, है ना, किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो अगर आपको किसी भी नाउन से यह पता चल जाए कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो हम लोग अगर हिंदी में समझना चाहें तो उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो यह नाउन एक ही प्रकार के व्यक्तियों, या फिर बोलना चाहिए कि उनके एक समूह या झुंड का, जब हम लोग क्या बोलना चाहिए, बात करते हैं। जैसे कि हम लोग किसी भी एक क्लास ऑफ पर्सन्स की बात कर रहे हैं, है ना, या फिर किसी भी एक हिसाब से किसी भी जगह की बात कर रहे हैं, तो उसको मैं आपको हिंदी में समझाना चाहूँ तो क्या होगा? किसी के नाउन जिससे विशेष या खास व्यक्ति या फिर उसके समूह का, है ना, उसके वस्तु स्थान का बोध नहीं हो, बल्कि उसके समस्त जाति का बोध हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉमन नाउन बोलेंगे, है ना। तो कॉमन नाउन को अगर आपको मैं अर्थ बताना चाहूँ तो जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, जैसे कि राम इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या है? राम तो एक नाउन है जो हमको पता चल रहा है, लेकिन राम इसमें क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हमको उसके प्रॉपर कंडीशन के बारे में पता चल रही है कि राम क्या है? नाउन है, और राम एक आदमी है। ठीक है, दूसरा इसमें हमने सेंटेंस आया था राम इज़ अ डॉक्टर, तो इसमें डॉक्टर क्या है? डॉक्टर तो भाई, डॉक्टर तो राम भी हो सकता है ना, रोहित भी हो सकता है ना, तो संजय भी हो सकता है। तो ये डॉक्टर क्या है? एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं जातिवाचक समूह, मतलब हमने इसको डॉक्टर को एक जाति बना के रखी हुई है। ठीक है, वैसे ही अगर आपको एक और सेंटेंस में देना चाहूँ तो जैसे है कि इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। ठीक है, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, हमारा भारत बहुत ही विश्वसनीय देश है मान लो। तो इसमें भारत क्या हो गया? ये एक प्रॉपर नाउन हो गया, किसको हमें पर्टिकुलर नाउन के बारे में पता है, उसका नाम क्या है, तो वो है भारत, इंडिया, है ना। अब उसमें एक और शब्द आ रहा है कंट्री। तो कंट्री मतलब क्या हो रहा है? कंट्री मतलब हो रहा है कि वह एक क्लास को रिप्रेजेंट कर दे रहा है कि हम लोग उस कंट्री में चाहे तो इंडिया को रख लें, चाहे पाकिस्तान को रख लें, चाहे यूएसए को रख लें। ठीक है, अब तीसरा इसी में होता है दोस्तों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, है ना। तो कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं? वह नाउन जिससे एक ही प्रकार के व्यक्तियों, या फिर बोलना चाहिए व्यक्ति वस्तुओं के समूह या फिर झुंड का बोध होता हो, उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ अ पर्सन और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन। जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है ना, वो है वन। हम उसको एक बता सकते हैं किसी भी समूह को, तो उसको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। अब अगर मैं आपको कलेक्टिव नाउन का शब्द एग्जांपल बताना चाहूँ तो जैसे हमारे यहाँ भारत में होता है फैमिली, है ना भाई। हम भारत में सबके साथ फैमिली में रहते हैं। फैमिली मतलब हम लोग एक परिवार में रहते हैं। तो फैमिली भी क्या है? अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना भाई, मेरी फैमिली में 4 फैमिली रहती है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। उसको हमेशा बोलेंगे मेरी फैमिली में 5 लोग रहते हैं। तो 5 लोगों को एक कर दिया गया है, तो वो क्या हुआ? एक समूह बना दिया गया है, तो उसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे अगर क्रिकेट की टीम है ना, अब क्रिकेट की टीम में 11 लोग होते हैं। अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि क्रिकेट की टीम में हम लोग 11 टीम रहते हैं या फिर 7 टीम रहते हैं। वो तो क्या बोला जाएगा? एक टीम में 11 प्लेयर रहते हैं। अब यहाँ पर फिर से आपको एक मेरे कथन पे ध्यान देना पड़ेगा। मैंने बोला है एक टीम, तो हम लोग जब किसी भी टीम की बात करेंगे, किसी भी फैमिली की बात करेंगे या किसी भी समूह की बात करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन या फिर समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट आता है इसमें होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब क्या होता है? मटेरियल मतलब कोई भी चीज़ होती है ना, जिसमें अगर मैं आपको समझने के लिए बोलना चाहूँ तो जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती है। अब मैं आपको बोलूँ पेन, पेन में क्या फीलिंग है? वो तो एक निर्जीव वस्तु है ना। और आपको मैं बोलना चाहूँ ऑयल, ऑयल मतलब तेल, तेल में भी वैसा कुछ नहीं है, वो भी एक समान ही है हमारे। मटेरियल मतलब समान, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? जितने भी, जिसको हम क्या बोलना चाहिए, नापी तौली जाने वाली वस्तु के नाम को मटेरियल नाउन कहा जा सकता है, अगर सीधे शब्दों में बताना चाहूँ तो, है ना। इसमें कई सारे शब्द आ सकते हैं, जिसको हम खा सकते हैं, जिसको हम सूंघ सकते हैं,
जिसको हम पी सकते हैं, जिसको नाप सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग पानी को नाप सकते हैं, है ना। कागज़ को गिन सकते हैं कितने पेपर हैं भाई। मतलब मेरे हम लोग बुक लेने जाते हैं तो उसमें बोलते हैं ना कि भैया हमको वो 400 पेज वाली किताब देना, है ना, मतलब कॉपी देना। तो वो क्या हो गया, हम लोग उसको गिन सकते हैं। तो वो क्या हो गया, एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, है ना। प्रॉपर पेपर हो गया, आयरन हो गया, या सोना चांदी बोल लो, है ना। ये भी एक मटेरियल नाउन होता है ना। अब इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी समझने में दिक्कत कर देती हैं कभी कभी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पर, भाव, है ना। तो भाववाचक संज्ञा किसी भी चीज़ में, किसी भी संज्ञा में अगर हम उसको देख ना सकें, न छू सकें, लेकिन अनुभव के द्वारा उनको समझा जा सके, है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, फीलिंग्स, आइडियाज़, क्वालिटी, आइडियाज़, फीलिंग्स, ये चीज़ें क्या है, हम उसको देख नहीं सकते हैं। अब भाई कोई आदमी साहसी है, इसको मैं देख नहीं सकता हूँ, हाँ, लेकिन इसको मैं अनुभव कर सकता हूँ, इसको मैं समझ सकता हूँ। मैं कुछ चीज़ें खा रहा हूँ, है ना, तो उसका मैं स्वाद ले सकता हूँ, मतलब मैं उसको फील कर सकता हूँ, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। इसको थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे तो और भी अच्छा कहलाएगा ये, और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे प्रॉपर नाउन, मैंने प्रॉपर नाउन को क्या बताया था कि भाई प्रॉपर नाउन वो चीज़ें हैं, है ना, जिसका पर्टिकुलर कोई नाम हो, है ना। तो जैसे कि मैं आपको प्रॉपर नाउन बताना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए, महानदी, भूपेंद्र, मंडे, इंग्लिश, है ना। तो महानदी क्या है, नदी है। तो लेकिन हमको ये इससे ये तो पता चल जा रहा है कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग महानदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो एक क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बोल दूँ टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया भी क्या है, एक न्यूज़पेपर है ना। इसे अगर मैं आपको दैनिक भास्कर बोल दूँ या फिर हरी भूमि बोल दूँ, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि मैं पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट या फिर उस के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, उस वस्तु के बारे में बात कर रहा हूँ। अब इसी में हम लोग आगे देखते हैं तो रामायण, रामायण भी क्या है, एक ग्रंथ है, या फिर कहना चाहिए पौराणिक पुस्तक है, जिसको हम सभी हिंदू लोग जानते हैं। तो रामायण भी एक क्या हो गया, एक नाउन हो गया। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँगा कि मैंने आज रामायण का सीरीज़ देखा या फिर रामायण की पुस्तक पढ़ी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया, पर्टिकुलर मैंने बता दिया कि मैंने रामायण पढ़ी, ठीक है। तो आपको उससे समझ लग जाएगा। अब रामायण की बात आई है तो हम दिवाली के बारे में समझ लेते हैं। दिवाली भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है ना। हमको पता है कि दिवाली आएगी, मतलब उस दिन राम भगवान समझ लें वापस आ गए हैं, तो एक प्रॉपर चीज़ के बारे में हमको तो चल जा रही है। तो ये होता है एक प्रॉपर नाउन का उदाहरण। इसमें बहुत सारी चीज़ आता है, इंग्लिश आ जाएगी, जैसे इंग्लिश भी एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना भाई, उससे हमको समझ में आ रहा है ना। एक हिंदू होता है, हिंदू मतलब हमारे कास्ट के बारे में बात हो गई, ठीक है। अब इसमें हम लोग कॉमन नाउन के बारे में समझ लेते हैं। अब देखिए, अगर आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया है तो आपको कॉमन नाउन समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया था, जैसे भूपेंद्र मिश्रा है, भूपेंद्र मिश्रा क्या है, एक टीचर है ना। तो देखिए, अगर यहाँ पर एक शब्द लिख देता टीचर, टीचर लिख देता, तो आपको यहाँ समझ में आ जाता कि भाई टीचर तो कई लोग हो सकते हैं, भूपेंद्र मिश्रा जी भी एक टीचर हैं, और भी बहुत सारे टीचर हैं। तो यहाँ पर भूपेंद्र मिश्रा एक हमारे प्रॉपर नाउन थे, मतलब एक नाम था जो टीचर हैं, मतलब भूपेंद्र मिश्रा इज़ अ टीचर। तो भूपेंद्र मिश्रा क्या हो गए, यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो गए, और टीचर क्या हो गए, कॉमन नाउन हो गए। मतलब टीचर क्या हो गए, जैसे कि हमारे समय में अभी यहाँ पर 4 लोग पढ़ा रहे हैं आपको ये सिलेबस कंप्लीट कराने में, है ना। तो गौरव सर भी एक टीचर हो गए, भूपेंद्र मिश्रा जी तो टीचर हैं ही, और मैडम भी एक टीचर हो गई, है ना। तो हम लोग क्या हो गए, सिर्फ एक कॉमन कैटेगरी में आ चुके हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको एक कॉमन नाउन बोलेंगे, है ना। अब जैसे गर्ल, अब ये जो शब्द आपको गर्ल ये समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि गर्ल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँ तो जैसे कि रितिका इज़ अ गर्ल स्टडिंग इन क्लास 8th। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं, रितिका एक लड़की है जो कक्षा 8वीं में पढ़ रही है, मतलब कक्षा 8वीं में और भी लड़कियां पढ़ रही होंगी, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये क्या हो गया, गर्ल अभी हमारा कॉमन नाउन में आएगा। इसको हमको थोड़ा उसके, अगर किसी भी सेंटेंस के आप शब्दों को और उसके मीनिंग्स को समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है। आपको एक बार फिर से उदाहरण दे देता हूँ कि रितिका, जो रितिका है अ गर्ल है, ठीक है, एक गर्ल है जो क्लास 8 में पढ़ती है, ठीक है, क्लास 8 में पढ़ती है, मतलब रितिका तो पढ़ती ही है क्लास 8 में, उसके साथ भी और लड़कियां पढ़ती होंगी, तभी तो बोला है ना, रितिका इज अ गर्ल हु स्टडीज इन क्लास 8th, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पर हमने बात की थी कंट्री की, है ना, कंट्री फिर वही वाली बात आ गई। आपको अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो इंडिया, है ना, पाकिस्तान, USA, ये सब क्या है,
ये अपने में तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर इनको हम एक ग्रुप के समय में देखना चाहें या फिर एक क्लास के समय में देखना चाहें, है ना, तो ये कॉमन तरीके से देखना चाहें तो ये क्या होगा, एक कॉमन नाउन हो जाएगा कंट्री। ठीक है, सिटी, सिटी में भी बहुत सारे सिटी आ सकते हैं, दिल्ली है, गुजरात है, रायपुर है ना, भिलाई है, ये सब क्या है, सिटी है। लेकिन हमको कॉमन तरीके में बोलते तो मैं क्या बोलूँगा, मैं छत्तीसगढ़ के सिटी में घूमा हूँ, वहाँ बहुत मज़ा आया है ना। तो अब मैं सिटी बोल दिया, तो मैं जैसे सिटी बोल दूंगा फिर आपको मैं अलग अलग चीज़ें बताऊंगा। जैसे मैं बोलूँगा कि मैं कांकेर गया था, वो सिटी बहुत अच्छी है। जैसे बोलूँगा मैं जगदलपुर गया था, वो सिटी बहुत अच्छी है। मैं बोलूँगा रायपुर बहुत अच्छी सिटी है। तो क्या होगा, उसको फिर प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे बुक्स हो गए, बुक्स में क्या है, रामायण आ सकता है आपका, भगवत गीता आ सकता है, बाइबल आ सकता है, हिंदू कुरान आ सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आपका आ जाती हैं कॉमन नाउन की कैटेगरी में। अब रिवर्स में जैसे बोलूँ, हमारे यहाँ क्या क्या नदियाँ बहती है ना, हमारे यहाँ तापसी क्या बोलते हैं, गंगा बहती है, महानदी बहती है, और अपनी गौरैया नदी बहती है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब उन्हीं का मैं क्लास बना दूँ, नदियों की कैटेगरी बना दूँ, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन कहलाएगा, है ना। ऐसे डॉग है, ठीक है। और आपको मैं और बताना चाहूँ तो अब आपको मैं समझाता हूँ कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हमको किसी चीज़ का समूह बना सकते हैं, है ना, या फिर किसी भी शब्दों के बोलते ही हमको एक झुंड का एहसास हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब क्या होता है, समूह, है ना, जो आपको बताया था समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन उसको बोला जाता है। तो जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आर्मी की परेड हो रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आर्मी, अब एक आदमी को तो आर्मी नहीं बोल सकते, है ना। आर्मी मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ 50 लोग होंगे, 60 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, जितने भी होंगे, है ना। तो आपको जैसे ही आर्मी शब्द बोलूँगा, आपको एक समूह का समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर एक समूह काम कर रही है। ठीक है, वैसे मैं आपको बोलूँगा कि हमारे जैसे बोल दीजिए कि अभी धरना प्रदर्शन हो रहा है ना, धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो वहाँ पर एक भीड़ इकट्ठा हो गई है, तो मैं बोलूँगा यार वहाँ पर ना बहुत क्राउड हो गई है। तो वो क्या हो गया, क्राउड मतलब आपको जैसे ही बोल दिया, आपको समझ में आ जाएगा कि धरना में एक आदमी तो बैठेगा नहीं, कम से कम 50 आदमी, 100 आदमी बैठे होंगे। तो आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि हम किसी एक पर्टिकुलर समूह की बात कर रहे हैं, क्राउड की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे क्लास हो गया, जैसे मैंने आपको ऋतिका वाला एग्जाम्पल दिखाया था। ऋतिका एक लड़की है 8वीं क्लास में, लेकिन उसमें और भी तो लड़कियाँ हैं, है ना। तो ये पूरे, अब लड़कियों के साथ साथ लड़के भी होंगे, तो ये पूरा पूरा क्लास हो सकता है ना। मैं बोलूँगा 8वीं की कक्षा के लड़कों को बुला के लाइए, तो क्या हो गया, क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे गैंग हो गया, ग्रुप हो गया, है ना, बैंड हो गया। अगर आप में से कोई म्यूज़िक सुनते होंगे, किसी बैंड को फॉलो करते होंगे, तो आपको समझ में जाएगा कि बैंड किसके बारे में बात की जा रही है ना, म्यूज़िकल बैंड जो बोलते हैं, है ना। तो आप मुझे कमेंट में एक आध बैंड का नाम लिख के बताइए, देखते हैं, आपकी जानकारी, थोड़ा जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए आप लोग को, है ना। कमेटी हो गई, जैसे आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम में तैयारी करते हैं, मेरा कहने का मतलब है समूह के बारे में बताइए। जैसे किसी पूछ देता है कि आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक समूह बनाई है, जिसका काम है कि भाई वो ये देखे कि हमारे बैंक सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उस कमेटी का अध्यक्ष कौन है, तो कमेटी मतलब क्या हो रहा है कि भाई उसमें कम से कम 7-8 लोग होंगे, 3-4 लोग होंगे, समझ रहे हो। मतलब एक समूह के बारे में बात की जा रही है, जिसका कोई एक आदमी है जो उसका हेड है ना, वो रिपोर्ट पेश करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब ये होता है, किसी भी समूह की बात की जाती है। ठीक है, मटेरियल नाउन जैसे मैंने आपको बता चुका है। ठीक है, वाटर, ऑयल, गोल्ड, कर्ड, शुगर, इन सब चीज़ों का क्या फीलिंग नहीं है ना। अब देखिए, इसमें आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, लंच यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है ना। तो लंच भी एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि यह एक पर्टिकुलर समय है जिसको हम लोग लंच बोलते हैं। लंच किसको बोलते हैं, दोपहर के खाने के टाइम को लंच बोला जाता है, रात के खाने के टाइम को डिनर बोला जाता है, सुबह के खाने के टाइम को ब्रेकफास्ट बोला जाता है। ये भी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम माप सकते हैं। कहने मतलब है कि हम उसको समय के हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, तो वह भी एक मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो हम लोग जो आखिरी बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे मैंने आपको बताया था, जिसको हम समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, कोई आइडिया हो सकता है ना, लेकिन इसको हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं। जैसे सच, अब सच को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, लेकिन हाँ समझ सकते हैं कि भाई ये सच है कि झूठ है। डेथ जो बोलते हैं ना, डेथ इज़ अ फाइनल कॉल, मतलब कि डेथ तो होनी ही है ना, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, है ना। तो इसको समझा जाता है कि हाँ भाई उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, ब्रेवरी जैसे मैंने आपको बताया था, साहस। अब ये देखिए, इसमें सब बहुत ही सुंदर शब्द आया हुआ है, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब बचपन की यादें, है ना, मतलब बचपन में क्या करते थे। अब बचपन में वापस जा तो नहीं सकते हैं आप, लेकिन उस यादों को, जो बोलना चाहिए मैं अगर सिंपल शब्द बोलूँ तो आइडियाज़, है ना, उस आइडियाज़ को आप याद करके खुश हो सकते हैं, है ना। उस मेमोरीज़ को, उस फीलिंग्स को याद करके आप खुश होते हैं, उसको बोलते हैं चाइल्डहुड। अब एक और शब्द आता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब कि कोई आदमी कितना सच्चा है ना। तो ये एक ऑनेस्टी होगी। स्लीप हमको
नींद कितनी प्यारी है हमको, है ना। तो वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। हमको सोना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, फील ही कर सकते हैं, उसको छू तो नहीं सकते हैं। तो आप सो मत जाइएगा मेरा क्लास देखते देखते, है ना। और लव आज के युवा जनरेशन का सबसे अच्छा शब्द है ना, इसको तो किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरीज में आ गए, ठीक है दोस्तों। अभी इसमें नाउन्स को मैं आपको क्या बताया था कि ये हमने ट्रेडिशनल वे में पढ़ा है अभी, है ना। तो अगर मैं आपको इसको क्या बोलना चाहिए, अभी जो मॉडर्न वे में है, तो देखिए ओल्ड ग्रामर में अगर मैं आपको बताऊं जो प्रॉपर नाउन है उसको हम लोग मॉडर्न इसमें भी प्रॉपर नाउन ही बोलते हैं यूजुअली, क्योंकि प्रॉपर नाउन नाम वो पर्टिकुलर किसी के बारे में बात कर रहा है तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन ही बोलते हैं, है ना। दूसरा उसमें होता है कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन। इसको हमने एक क्लब करके बना दिया हुआ है काउंटेबल नाउन। कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें जितने भी लोग होते हैं, है ना, उसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि अब मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्लास में समझ गया कि वो 8वीं के बच्चों के बारे में बात कर रहा है, या फिर मैं एक कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं समझ गया कि वो भाई मेरे दुनिया में या फिर मेरे ग्लोब में जितने भी देश हैं उनके बारे में बात कर रहा है, तो हम उसको गिन सकते हैं, है ना। काउंटेबल नाउन अगर मैं सिंपल शब्द बोलूँ कि जिनको गिना जा सकता है उनको हम लोग कॉमन और कलेक्टिव को हमने क्लब करके एक नाउन बना दिया है काउंटेबल नाउन, जो उसको हम लोग मॉडर्न ग्रामर बोलते हैं, है ना, उसमें, ठीक है। और इसका मैं कोई एग्जांपल देना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ, जैसे कि सबके यहाँ कुत्ते होते हैं, है ना, तो कुत्तों का मान लो बात हो गया टॉमी, है ना, टॉमी हो गया, या फिर टाइगर हो गया, ये सब कुत्तों के नाम रखते हैं आजकल लोग, है ना। तो टॉमी और टाइगर क्या है, ये तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर इन दोनों को मैं गिनना चाहूँ तो 2 लोग हैं, हाँ भाई ठीक है, तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा, ये अगर मैं आपको ओल्ड ग्रामर के हिसाब से पूछूँ तो वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। जब इसको मैं बोलूँगा कि डॉग, ठीक है, जब मैं डॉग बोल दिया तो किसी कैटेगरी में आ गया, कॉमन नाउन की कैटेगरी में। तो इसको भी हम लोग काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं, ठीक है। और जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं, जिसमें जो अपन निर्जीव चीज़ बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो भाववाचक संज्ञा जो बोल रहा था ना मैं आपको, उसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स में करते हैं। अब भाई मुझे नींद आ रही है, अब मुझे कितनी नींद आ रही है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ ना, इसको मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब जैसे कोई साहसी है, अब साहसी को नापने का तो कोई पैरामीटर नहीं होता है ना, उसको हम नाप तो सकते नहीं हैं, तो इसलिए उसको अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। ये अब मॉडर्न डेज कैटेगरीज में वो डिवाइड किया गया है ना। अगर आपको और इसको डिटेल में समझना है तो आप फिर से एक बार जब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और इन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे ना, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि मैं सिर्फ वो क्लासिफिकेशंस है जो अपन बोलना चाहिए डिफरेंस पर क्रिएट किया गया है। अब 5 चीज़ें थी, उसको याद करने में आपको ज़्यादा तकलीफ होती है ना, तो उन्होंने क्या कर लिया, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया और उनमें क्लब कर दिया है 2-2 को, बस एक प्रॉपर नाउन को उन्होंने सिंगल रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको नाउन्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स दिया हुआ है ना। और मैं आपका एग्ज़ाम सिलेबस देखा हूँ, उसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। आपको मैं नाउन पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको जेंडर पढ़ाना है, नंबर पढ़ाना है, आर्टिकल्स पढ़ाने हैं, वर्ब एंड प्रोनाउन पढ़ाना है ना। तो जब तक आपको नाउन्स का थोड़ा बेसिक आइडिया नहीं होगा, आपको वहाँ थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा ये पहले कवर कर लिया जाए, उसके बाद अपन उसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोनाउन। तो सर्वनाम क्या होता है, अगर हम किसी भी नाउन की जगह कोई शब्द को यूज़ कर सकते हैं तो उसको बोला जाता है सर्वनाम, है ना। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, है ना, मोहन इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पर मोहन देखिए क्या है, पहले आपको देखिए, अब जब भी कोई सेंटेंस पढ़ते हैं और आपने जब एक बार नाउन के बारे में समझ लिया है, तो जैसे ही शब्द आए सबसे पहले देखिए वो बातें किसकी कर रहा है, मोहन। मोहन क्या होता है, प्रॉपर नाउन। यहाँ पर देखिए एक दूसरा नाउन भी है, मोहन इज़ माई फ्रेंड। फ्रेंड भी एक नाउन है ना। अब कौन सा नाउन है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया मोहन इज़ माई फ्रेंड, इसमें मोहन है प्रॉपर नाउन, आपको फ्रेंड के बारे में बताना है कि वो कौन सा नाउन है, ठीक है। तो देखिए दोनों नाउन है, लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ही इज़ अ टीचर। अब ही किसके बारे में बात कर रहा है, मोहन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर ही ना लिख के हम लोग क्या लिख सकते थे, मोहन भी लिख सकते थे, मोहन इज़ माई फ्रेंड एंड मोहन इज़ अ टीचर। लेकिन हमने यहाँ पर मोहन को रिप्लेस करके क्या लिख दिया है, ही लिख दिया है ना। तो ऐसे शब्द जो नाउन को हटा सके, मतलब जो संज्ञा को हटा सके, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन, सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा को हटा के जो शब्द यूज़ किया जा सकता है उसको बोला जाता है सर्वनाम। सीधे शब्द में आप समझ लीजिए, है ना। दूसरा आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँ तो रजनी। अब देखिए रजनी यहाँ पर फिर एक क्या है, प्रॉपर नाउन। देखिए आप सेंटेंस पढ़ेंगे, आपको वहाँ से क्लिक करना चाहिए कि अब बातें किस चीज़ की हो रही है और कैसे हम लोग को किसी भी चीज़ को सीखे हुए के अप्लाई करना है। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे आपको थोड़ी समझने में दिक्कत आएगी, तो अप्लाई करना सीखिए। फिर से मैंने बता दिया, रजनी इज़ अ प्रॉपर नाउन,
इज़ अ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब क्या है मुझे कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। अब सी इज़ इंटेलिजेंट, मतलब सी किसके बारे में बात कर रहा है, फिर से रजनी के बारे में बात कर रहा है। मतलब हमने यहाँ पर फिर से क्या किया, रजनी को हटा के एक अलग शब्द लिख दिया सी, है ना, जो रजनी के बारे में ही बता रहा है। अब वो क्या है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंटेलिजेंट भी एक शब्द है, ये क्या है आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है प्रोनाउन सी, है ना। अब ऐसे ही अगर आपको मैं एक मटेरियल थिंग्स के बारे में बताऊँ तो दिस इज़ अ टेबल, ठीक है, दिस इज़ टेबल। तो टेबल क्या हो गया यहाँ पर, अब बताइएगा कौन सा नाउन है मुझे बताइएगा, ये मैं नहीं बताऊँगा, मैंने दो चीज़ बता चुकी हैं आपको, है ना। तो अब बताइएगा टेबल कौन सा नाउन है। अब टेबल की जगह हमने फिर से क्या लगाया, इट इज़ न्यू, मतलब वह एक नया टेबल है, पुराना टेबल की बात नहीं कर रहा है, नया टेबल है। तो हमने देखा कि जो भी शब्द संज्ञा की जगह यूज़ किया जा सकता है उसको बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। अब बताइए हम लोग सर्वनाम तो पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ क्यों रहे हैं ये समझना भी जरूरी है। नहीं तो बोलेंगे सर हम तो मोहन मोहन 2 बार लिख सकते थे, क्या दिक्कत थी, रजनी रजनी 2 बार लिख सकते थे, क्या लिखते थे, टेबल टेबल 2 बार लिख सकते थे, क्या दिक्कत थी। इस पर 2 चीज़ें हैं। पहला, हम इसको सुंदर बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, किसी भी सेंटेंस को जितना सुंदर रखेंगे, हम लोग नहीं बोलते हैं कि भाई एग्ज़ाम में लिख के आएंगे सुंदर लिख के आइएगा, छोटा लिख के आइएगा, रिपीट मत करिएगा, ताकि पढ़ने वाला हो उसको अच्छा लगे, देखने वाला हो उसको समझ में आए, है ना। तो सुंदर दिखता है। अब मैं इसको बार बार लिखता हूँ, मोहन इज़ माई टीचर, है ना, मोहन इज़ माई फ्रेंड, तो ये उल्टा लगता और अजीब लगता कि यार एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो एक ही बार बताओ ना भाई, है ना। तो इसलिए उसको सुंदर बनाने के लिए, और जब बोलना चाहूँ मैं उसको छोटा बनाने के लिए, अगर और एक मैं आपको कैटेगरी देना चाहूँ तो छोटा बनाने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब प्रोनाउन दोस्तों बहुत वास्ट है ना, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ में जितना समझा चुका हूँ। अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान जाएंगे तो अच्छा रहेगा, और इसकी अगर कैटेगरीज आप डिसाइड कर सकते हैं, है ना, तो आपको समझने में आसानी होगी कि भाई कौन से प्रोनाउन को कहाँ यूज़ करना है, और कोई प्रोनाउंस कहीं पर यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब क्या है ना, कौन से कैटेगरीज में आता है। तो हम लोग देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस मैं आपको बताऊंगा, है ना। अब देखिए प्रोनाउन को डिसाइड करने के 2-3 तरीके होते हैं, है ना। जो अपन बोलते हैं, अपने एग्जाम सुना होगा, फर्स्ट पर्सन बताइए, सेकंड पर्सन बताइए, थर्ड पर्सन बताइए, है ना। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट पर्सन मैं बोलूँ, फर्स्ट पर्सन मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन है ना। और बाद उसके बाद क्या है अपना, फर्स्ट पर्सन है, सॉरी मैं भूल गया था, एक मिनट, हाँ फर्स्ट पर्सन हम लोग कहाँ थे, फर्स्ट पर्सन है अपना आई मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। लेकिन ये किस मैटर में हो गया, सब्जेक्टिव मैटर में हो गया, ठीक है। अगर इसी को मैं आपको ऑब्जेक्ट के तौर में बताना चाहूँ, है ना, सब्जेक्टिव मतलब विशेष के तौर पे हो गया, विषय के तौर पे जो बोलते हैं अपन, है ना। अब ऑब्जेक्टिव उसके तौर में क्या हो गया, मी हो गया। अब इसी को मैं अगर पॉजिटिव प्रोनाउंस के बोलूँ तो हो गया माइन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बोलूँ तो माई सेल्फ हो गया, है ना। ये हम लोग जब शब्द और यूज़ करते जाएंगे तो समझ आए। जैसे कि मैं, आई एम चंद्रकांत, ओके। दूसरा इसमें बोलना चाहूँ, माइन स्पेशलिटी इन सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश, तो मेरा जो सब्जेक्ट में जो पकड़ है वो कौन सा है, इंग्लिश है ना। एंड मान लो बात, मैं किसी दोस्तों के साथ जा रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, माई सेल्फ, तो वो क्या हो गया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया है, ठीक है। ऐसे ही ये आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं जब भी आप प्रोनाउन का कहीं यूज़ करते हैं। और आपको जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझने की बात आएगी, आप इसका बोलूँगा स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, है ना। और जैसे किसी में आपको यू के बारे में बताना हुआ है ना, तो यू भी एक क्या है ना, जिसको अपन बोलना चाहिए, अगर मैं नॉमिनेटिव केस जो बोलने चाहिए ना, है ना, तो इसमें क्या होता है, वो आई हो गया, है ना, वी हो गया, यू हो गया, है ना। देखिए आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, सी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, है ना। ये सब चीज़ें क्या आती हैं, ये होना चाहिए, अगर मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँ, कर्ता कारक होते हैं, है ना। कर्ता कारक मतलब ये एक करने वाले होते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूँ, यू आर अ मेंबर ऑफ फुटबॉल टीम, ठीक है, मतलब कि आप एक फुटबॉल टीम के मेंबर हैं, मतलब आप 11 में से जो प्लेयर्स हैं उसमें एक प्लेयर आप भी हैं, है ना। एंड दे मतलब मैं फिर से फुटबॉल की बात कर रहा हूँ, फुटबॉल टीम की बात कर रहा हूँ, है ना। तो दे वॉन द लास्ट ईयर फुटबॉल टाइटल कप, मतलब वो पिछले साल
जो फुटबॉल कप हुआ था उसको जीत चुके हैं। तो ये क्या है, कर रहे हैं, ये यू भी कर रहा था, दे भी कर रहे हैं, है ना। तो इसको क्या बोलना चाहिए, कर्ता कारक बोलना चाहिए। अब इसमें एक और शब्द मैंने बताया था जब आपको पॉजेसिव, है ना, पॉजेसिव प्रोनाउंस, है ना। तो देखिए पॉजेसिव प्रोनाउंस में क्या क्या आ सकते हैं आपके, है ना। माई, जैसे बोलूँगा माई पेन, दिस इज़ माई पेन, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, पेन तो क्या हो गया, नाउन हो गया। अब इसमें दिस इज़ माई पेन, माई मतलब क्या हो गया, मेरा, है ना। तो जब मेरा बोल दिया तो क्या मैं पॉजेसिव की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरा है वो, उसमें मेरा हक है ना। तो वो क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें एडजेक्टिव पॉसेसिव के बोलना, क्या बोलना चाहिए इसको, पॉसेसिव में आपको हिंदी में बोलना चाहूँ तो ये होता है संबंध, है ना। संबंध कह लीजिए या फिर जो मेरे पास है वो कह लीजिए, है ना। तो इसमें ये दो चीज़ें होती है, पॉसेसिव को आप दो कैटेगरी में फिर से डिवाइड कर सकते हैं, एक पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया, है ना। तो माई पेन, है ना, दिस इज़ माइन बुक, दिस इज़ योर्स बुक, है ना, दिस इज़ हीज बेड। तो हीज बेड मतलब वो उसका बल्ला है ना। प्रोनाउंस है ये, हीज मतलब मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो राम है, श्याम है, मोहन है, जो भी है, ठीक है। अब इसमें आप दोनों चीज़ों पहले देखिए, पॉजिटिव में जब मैं हिज की बात कर रहा हूँ, है ना, तो वो किसकी बात कर रहा हूँ, मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ, है ना। ये चीज़ें आपको टेबल, बहुत अच्छी टेबल है ये, आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझ में बहुत आसानी होगी। अब जैसे मैं पॉजिटिव प्रोनाउन में पूछूँ आपको कि भाई यूअर्स क्या है, तो यूअर्स आपको समझ में आ जाएगा कि वह एक पॉजिटिव प्रोनाउन है जो सेकंड पर्सन के प्लूरल फॉर्म की बात कर रहा है। अगर मैं आपको सिर्फ यूअर्स बोलता हूँ तो आपको उससे ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, है ना। अब इसी में देखिए यूअर है, अब ये क्या है, एक एडजेक्टिव की, पॉसेसिव का प्रोनाउन ही है, लेकिन ये पॉसेसिव एडजेक्टिव के टाइप में भी यूज़ होता है, जिसको हम लोग सेकंड पर्सन प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव में, ठीक है। अब इसी को मैं आपको थर्ड पर्सन में बताना चाहूँ कि देयर्स, देयर्स क्या है ना। देयर्स यूजुअली पर्सन्स और थिंग को, जैसे देयर टीम इज़ वेरी स्ट्रांग, वी कैन नॉट डिफीट देम, मतलब कि उसकी टीम बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, जिसको हम आसानी से नहीं हरा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसी तीसरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, और वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो उसके लिए हम लोग देयर्स यूज़ करते हैं, है ना। अब आपको बताना चाहूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के आखिरी में देखिए आपको सेल्फ लगा दिखेगा, सेल्फ सेल्फ सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ, है ना। ये जब वाक्य में सेल्फ का प्रयोग होता है, सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग होता है, तो उसमें काम करने का जो प्रभाव स्वयं कर्ता का प्रतीत होता है, मतलब कि जो वो काम कर रहा है वह खुद करता है, ये अपन को उससे पता चलता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, माई सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, है ना। अब जैसे मैंने हिम सेल्फ पूछा आपको, मतलब क्वेश्चन में आ गया कि आपको इसमें एक पर्टिकुलर प्रोनाउन डालना है, तो आप सेंटेंस देखेंगे और उसमें किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, देखिए थर्ड पर्सन, और यहाँ पर क्या बात हो रही है, मेल की बात हो रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई वहाँ पर हिम सेल्फ की आएगा, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। जब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कि अगर मैं किसी सेंटेंस में बोल रहा हूँ, है ना, और वो किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, वो भी मेल की, है ना, थर्ड पर्सन मेल की बात कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा हिमसेल्फ आएगा वहाँ पर। और अगर इसी को फीमेल की बात कर दिया तो वहाँ पर हर सेल्फ आएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वैसे ही हमारा इट सेल्फ आएगा, इट सेल्फ मतलब, इट मतलब यूजुअली हम लोग थिंग्स को यूज़ करने के लिए, डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, दिस इज टेबल एंड इट इज़ न्यू, इट मतलब क्या है, टेबल के लिए यूज़ हुआ था, लेकिन टेबल क्या है, एक निर्जीव थिंग है या फिर एक चीज़ है ना, इसलिए हम लोग वहाँ पर इट यूज़ करते हैं। वैसे ही जैसे कि अब मैंने बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लास्ट में सेल्फ लगता है ना, तो फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म उसका अवर सेल्फ हो गया, मतलब भाई हम भी तो एक टीम है। अगर मैं बोलूँ कि अवर सेल्फ्स, है ना, जैसे हमारी टीम है, जैसे मैं हो गया, मिश्रा जी हो गए, है ना, गौरव सर हो गए, मैडम हो गई, तो हमारी एक टीम है, तो हम लोग अवर सेल्फ बोलेंगे, है ना। अब यूअर सेल्फ के लिए आएगा, आप लोग के लिए आएगा। अगर मैं आपको किसी कैटेगरी में बिठाना चाहूँ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आप सेकंड पर्सन में आएंगे प्लूरल फॉर्म में, यूअर सेल्फ। ऐसे थर्ड पर्सन में आपका आएगा देम सेल्फ, है ना, देम सेल्फ मतलब कि वो खुद के बीच में ही कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा और इसका डिटेल बताना चाहूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। आपको ये जब फिल इन द ब्लैंक्स आएगा या फिर कोई क्वेश्चन से पूछेगा
कि भाई एरर बताइए, इसमें एरर क्या है ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा भैया ये तो हमारी क्या बात कर रहा था, थर्ड पर्सन फीमेल की बात कर रहा था, वहाँ पर हरसेल्फ आना चाहिए था, लेकिन उसने तो हिमसेल्फ लगाया हुआ है, मतलब कि ये गलत है, इसको रिप्लेस करके आप हरसेल्फ ऑप्शन टिक करिएगा। ठीक है। अब ये देखिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को मैंने बहुत ही प्यारा ये स्क्रीनशॉट है, आप इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके समझिएगा, है ना। इसमें थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है पर्टिकुलर प्रोनाउंस के बारे में, है ना। अब जैसे इसमें एक शब्द है पर्सनल प्रोनाउन, है ना। पर्सनल प्रोनाउन क्या चीज़ है? पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है कि किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या पर्सन के बारे में बात करता है ना, वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन करते हैं, है ना। जैसे कि इसमें आई है व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, वी है, यू है, दे है, ही सी इट है ना। ये किसी न किसी व्यक्ति के लिए होगा, जैसे कि मैं चंद्रकांत साहू, हाँ, आई एम स्टडिंग योर इंग्लिश। ठीक है, मतलब कि मैं आई, है ना, चंद्रकांत साहू, माई नेम इज चंद्रकांत साहू एंड आई एम स्टडिंग यू इंग्लिश। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस आ जाएगा आई का। ठीक है। अब इसी का ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव केस कैसे होगा? मी आएगा, है ना। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या जाएगा? अस आएगा। यू का तो यू ही होता है ऑब्जेक्टिव केस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दे का हो जाएगा देम हो जाएगा, ही का हो जाएगा हिम हो जाएगा, सी का हो जाएगा हर हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा आप जब वो टेबल कंफर्म कर लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में एग्जैक्टली बातें होती है। ठीक है। अब पॉजेसिव केस में भी हम लोग पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं कि जैसे माइन, दिस इज़ माइन बुक, दिस इज़ आवर टीम, दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ देयर टीम, है ना। तो ये सब क्या पोजेशन की बात कर रहे हैं, मतलब उनके पास कुछ है। माई बुक मतलब क्या, मेरा बुक है। दिस इज़ आवर टीम, आवर टीम मतलब ये हमारा टीम है। दिस इज़ योर टीम मतलब ये आपकी टीम है। दिस इज़ देयर ग्राउंड मतलब वो उनका मैदान है ना। तो ये पॉजिटिव है, मतलब उनका एक पोजीशन दिखाता है। ठीक है। अब इसमें एक और है आपका, मैं बताना चाहूँगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब अगर कोई वस्तु है या चीज़ है जिसको हम लोग दिखाना चाहते हैं, है ना, मतलब सूचित कर रहे हैं, मतलब इंगित कर रहे हैं। जैसे मैं आग दिखा के बोल रहा हूँ, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। दिस मतलब मैं दिखा रहा हूँ, यह मेरी पुस्तक है। दैट इज़ योर मोबाइल, आप जिस मोबाइल में भी देख रहे हैं वो दैट इज़ योर मोबाइल मतलब वो आपका मोबाइल है, तो आपका हक है उसमें, है ना। तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना। लेकिन उसको दिखा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, दिखा रहा हूँ, उंगली दिखा के बोल रहा हूँ कि दैट इज़ योर मोबाइल। ठीक है। वैसे जब प्लूरल फॉर्म में करते हैं तो दिस एंड दोस का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब इसी में आता है एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन, है ना। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। हम नहीं बोलते हैं इंट्रोगेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन मतलब अगर बोलना चाहूँ तो इंटरव्यू हो रहा है या फिर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस मतलब वही होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए आपको मैं बोलना चाहूँ तो 5 W याद रख लीजिए। क्या होगा? 5 W। हु, हुम, विच, वाट, हुएवर, विचएवर। यहाँ पर एक और बोल सकते हैं यहाँ पर वेयर, है ना। 5 W में एक शब्द वेयर भी आता है ना। तो वो भी आप लोग समझ जाइएगा। जैसे हु इज़ कॉलिंग मी मतलब कौन मुझे कॉल कर रहा है ना। विथ हुम यू हैव गॉन, विथ हुम यू हैव गॉन तुम किसके साथ में गए थे। ठीक है। व्हाट इज इट यू टॉकिंग अबाउट मतलब तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। whoever is listening to this videos, whoever is listening to this videos मतलब जो भी इस वीडियो को सुन रहा होगा। तो ये क्या है? इंटरोगेटिव मतलब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना। किसी क्वेश्चन को दिखाने के लिए अपन लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। ठीक है। अब इसमें होता है रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। एक रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जब हु, हुम, विच, वॉस, दैट इसके स्थान पर, है ना, आकर नाउन्स की रिपीटेशंस नहीं होने देते हैं, ये दो वाक्यों को जोड़ दें, तब ये रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। भाई मान लो एक बार इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में हु, हुम ये सब आया हुआ है ना। अब आपको इसको बार बार यूज़ नहीं करना है क्योंकि भाई ये भी तो एक नाउन हुआ, है ना। अगर मैं इसको दोबारा देखना चाहूँ तो ये नाउन हो गया, ये संज्ञा हो गई, ये आपको सर्वनाम बनाना है तो इनका भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो उसको बोलते हैं जब भी किसी दो चीज़ों को जोड़ता है कोई चीज़, है ना। देखिए टुगेदर, क्लाउजिंग टुगेदर बाय रेफरेंस नाउन इन द प्रीवियस क्लाउजिंग यूजिंग प्रोनाउंस। अगर किसी प्रोनाउन का ही हम लोग को प्रोनाउन बनाना है तो उसको बोलते हैं अपन लोग रिलेटिव प्रोनाउन।
अगर मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन का उदाहरण देना चाहूँ तो क्या होगा, द लेडी हु इज़ इन पिंक साड़ी इज़ माई मदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हु क्या है, एक रिलेशन बता रहा है। हु मतलब हु कौन हो गई यहाँ पर, मदर, मेरी मम्मी जो पिंक साड़ी में है वो मेरी मम्मी है, तो मैंने यहाँ पर हु यूज़ किया है। उसका एक और एग्जांपल देखा हूँ, दिस इज़ द बॉय हुम ऑल लव, तो हुम देखिए मैंने यहाँ पर हुम यूज़ किया हुआ है। ठीक है, हुम यूज़ किया हुआ है। दिस इज़ द बॉय मतलब यह वह लड़का है। अब देखिए दिस कहाँ पर है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना दिस। द बॉय, बॉय मतलब अपना नाउन हो गया। ठीक है, दैट यू लाइक, अब यहाँ पर देखिए दैट है ना, मतलब दैट यू लाइक, या फिर मैंने आपको सॉरी सेंटेंस में आपको ये बताया था कि हुम आल लव, है ना, तो जिसको सबके सब प्यार करते हैं। तो ये भी देखिए यहाँ पर एक शब्द मैंने यूज़ किया दिस इज़ द बॉय हुम ऑल लव, तो जिसको सभी प्यार करते हैं। तो दिस को दिखाने के लिए मैंने एक प्रोनाउन यूज़ किया हुआ है, उसको बोलते हैं हुम, तो इसको बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब जिसको बोलना चाहिए संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इसी में एक और होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसको हम लोग इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है। इनडेफिनेट मतलब क्या होता है, जिसके बारे में हमको पता नहीं चल पा रहा है, हमने किसी की बात कर ली लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा है। जैसे समवन वॉज देयर इन माई रूम, मतलब कोई था मेरे रूम में कल लेकिन मुझे पता नहीं कौन है। एनीबडी कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश, जो एग्ज़ाम है उसको कोई भी क्लियर कर सकता है, लेकिन किसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एनीबडी आप भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे मान लो सोहन सुन होगा तो सोहन भी क्लियर कर सकता है, चंद्रकांत सुन होगा चंद्रकांत कर सकता है, रोहित सुन होगा रोहित कर सकता है, तो एनीबडी कैन डू इट। ऐसे फ्यू है ना, ऐसे एनीवन हो सकता है। नोवेयर, नोवेयर मतलब वी आर गोइंग टू नोवेयर, है ना, हम कहीं तो जा रहे हैं लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता है, तो वो क्या आएगा, नोवेयर। यहाँ पर जो शब्द है ना नोवेयर, उसके बारे में बात करें। जैसे फ्यू, आई वॉन्टेड टू कम्प्लीट फ्यू थिंग्स मतलब मैं कुछ चीज़ें ख़त्म करना चाहता हूँ। क्या है इसके बारे में नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि मुझे आपको क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। भाई हो सकता है मुझे आज जिम जाना है, मुझे काम करने जाना है, मुझे स्कूल जाना है, ये मैं आपको नहीं बता सकता फ्यू थिंग्स। तो सिर्फ मैं आपको जब फ्यू बोल रहा हूँ तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो इसलिए उसको बोला जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउंस, है ना। अब इसमें एक और आता है रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन। जैसे मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या है, हम जिस चीज़ों को जिसमें सेल्फ लगा हुआ लास्ट में उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोल रहे हैं। अब वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, जब वाक्य में सेल्फ प्रोनाउन के प्रयोग से काम करने का प्रभाव मतलब खुद कर्ता का प्रतीत होता हो तब हमें उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि मैं आपको सेंटेंस से समझने में बहुत आसानी होती है, तो मैं आपको सेंटेंस बोलूँगा यू हर्ट योर सेल्फ, मतलब यू आपने, हर्ट मतलब चोटिल हो गए, योर सेल्फ मतलब खुद को। मान लो बात आप गाड़ी चला रहे थे और ठोक दिया आपने, तो आपने क्या किया, यू हर्ट योर सेल्फ, आपने खुद को दिक्कत पहुंचाई है, आपने खुद को चोट पहुंचाई है। ठीक है, दूसरा एक बोलना चाहूँ तो दे फॉट अमॉन्ग देमसेल्व्स। दे फॉट मतलब क्या हो गया, उसने लड़ाई की है ना। दे मतलब क्या हो गया, अब देखिए अब ये आपको समझना पड़ेगा। दे आपको सबसे पहले सुनते ही समझ आना चाहिए दे मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सेंटेंस में आपको समझिए दे मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, दे फॉट अमंग देमसेल्व्स, अब देमसेल्व्स आ गया तो देमसेल्व्स यहाँ पर आ गया, आपको तुरंत क्लिक करनी चाहिए थे। दे मतलब पर्सनल प्रोनाउन बोल रहा है और देमसेल्व्स मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोल रहा है, मतलब उन्होंने खुद के बीच में ही लड़ाई कर ली है। तो ऐसे आप शब्दों को एक बार जब समझेंगे ना तो उससे आपको बहुत आसानी होगी और चीज़ों को याद करने में आसान होता है जब आप चीज़ों को समझ जाते हैं। यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इंग्लिश आपको, भाई आपने छत्तीसगढ़ी सीखी, आपने हिंदी सीखी, कैसे सीखी, तो ये उसी तरह से ही होता है। ठीक है, अब आता है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल तब यूज़ करते हैं जब दो और ज़्यादा लोग या फिर ज़्यादा नाउन्स एक ही काम कर रहे होते हैं। जैसे ईच अदर एंड वन अनदर, जैसे मैं बोलूँ राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर, मतलब राधा और कृष्ण भगवान दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, तो ईच अदर मतलब ईच अदर एक दूसरे को प्यार करते थे, क्योंकि राधा भी करती थी कृष्णा भी करती थी, है ना। द फोर ब्रदर्स लव वन अनदर, कि चार भाई हैं जो एक दूसरे को प्यार करते हैं। वन अनदर, फोर ब्रदर्स लव वन अनदर,
तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, है ना। जब ये कोई दो लोग है ना या फिर दो से ज़्यादा लोग एक ही काम करते हैं तो हम लोग इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं। तो दोस्तों ये भी एक अच्छी स्लाइड है, मैं आपको बोलूँगा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। और जैसा मैंने बताया, कोई भी सेंटेंस बोलने के बाद ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा पर्सनल प्रोनाउन था और उसी सेंटेंस में कहाँ पर वो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर दिया है, कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था और उसी में कहाँ पर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कर दिया है। ठीक है दोस्तों, हम लोग जैसा आपका मैंने बताया था कि वोकेबलरी एक बहुत बड़ा सेक्शन है ना, तो वो चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देनी पड़ेगी। और वोकेबलरी ऐसी चीज़ है जो आपको एक दिन में नहीं आएगी, तो मैंने सोचा कि आपको हर दिन कुछ शब्द करा दूंगा ताकि आपको उससे कवर हो जाए आपका ये भी, और आपको मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ये आपको 2-3 चीज़ों में हेल्प कर देगी, क्योंकि भाई जैसे हम एक वोकेबलरी समझते हैं तो उसके हम लोग स्पेलिंग समझ जाते हैं, उसके सिनोनिम सेंटोनिम साथ में याद हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा हेल्प करेगा आपको एग्ज़ाम में। तो जैसे पहला हमारा आज का शब्द है मर्क्यूरियल। तो देखिए, अब जब भी कोई शब्द पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका मतलब समझने की कोशिश करिए। तो मर्क्यूरियल मतलब क्या होता है, हैविंग अ लाइवली और वोलेटाइल करेक्टर। अगर मैं उसको हिंदी में बोलना चाहूँ, है ना, तो लाइवली एंड वोलेटाइल करेक्टर मतलब क्या हो गया, प्रतिक्रिया होनी चाहिए, है ना। मर्क्यूरियल मतलब होता है प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। अब प्रतिक्रिया कैसी प्रतिक्रिया है, वो एकदम सडन प्रतिक्रिया है, एकदम मतलब तेज, अनएक्सपेक्टेड जो बोलते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड प्रतिक्रिया थी उसकी, तो उसको हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरियल। अब मर्क्यूरियल क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, विशेषण को बोलते हैं। तो हम लोग जब भी किसी को बात करेंगे तो वो एक मर्क्यूरियल जब भी आएगा तो आपको समझ जाना है कि यह एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है। इसका अगर सिनोनिम्स बताना चाहूँ तो फीकल है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब भी क्या होता है, अगर आपने फिजिक्स किसी ने इंग्लिश में पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि वोलेटाइल क्या होता है। वोलेटाइल मतलब कोई चीज़ें जल्दी उड़ जाती है, जैसे कि कई बोलते हैं ना कि हम ये एक गैस है, इसको हमेशा बंद बर्तन में रखना है, या फिर ये कोई लिक्विड है, इसको हम लोग हमेशा कलर वाले में रखना है, क्योंकि वो वोलेटाइल है। वोलेटाइल किससे है, या तो वो सन से वोलेटाइल है, सूरज की रोशनी से वोलेटाइल है, या तो वो हवा से वोलेटाइल है, वो उड़ जाता है। जैसे कैम्फर होता है, कैम्फर आप सब समझते होंगे। कपूर, कपूर का अगर हम बाहर रख देते हैं तो वो क्या होता है, उड़ जाता है, वो वोलेटाइल होता है ना। तो मर्क्यूरियल का जो सिनोनिम्स होते हैं, फिकल होता है, वोलेटाइल होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है ना। बिल्कुल वोलेटाइल कैरेक्टर का है। वो फिकल मतलब तो होता है निरंतर बदलते रहना, मतलब वो हमेशा बदलता रह रहा है ना। अब एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, उसके जस्ट अपोजिट, उसके विपरीत को ही तो एंटोनिम्स बोलते हैं ना। तो स्टेबल, स्टेबल है, वो बदल ही नहीं रहा है ना, तो वो क्या होगा, मर्क्यूरियल का एंटोनिम्स हो गया। स्टडी, स्टडी मतलब वो बराबर है। जैसे मैं बोलूँगा मैं कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं स्टेबल हूँ वहाँ पर फिलहाल तो ना, तो वो एक स्टेबल हो गया मर्क्यूरियल का एंटोनिम्स। अब देखिए इसमें एक और शब्द आता है स्क्रैप। स्क्रैप देखिए मैंने क्या बोला कि समझना बहुत जरूरी है शब्दों को। तो स्क्रैप हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसी को अगर आपको नाउन के रूप में पूछता, नाउन मतलब संज्ञा के रूप में पूछता, तो नाउन के रूप में स्क्रैप का मतलब होता है टुकड़ा, है ना। उसका मतलब होता है टुकड़ा, कि भाई ये स्क्रैप ऑफ बिल्डिंग है। स्क्रैप ऑफ बिल्डिंग है मतलब वह बिल्डिंग का गिरा हुआ क्या बोलते हैं उसको, टुकड़ा है, या फिर उसको एक शब्द बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो वो हम लोग लेकिन यहाँ पर अभी स्क्रैप को वर्ब के रूप में देखें, तो वर्ब के रूप में जब भी देखेंगे तो डिस्कार्ड हो जाएगा, मतलब कि हम उसको क्या बोलना चाहिए, छुटकारा पाना चाहते हैं या फिर उसको बंद करना चाहते हैं। डिस्कार्ड मतलब कि मना करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एबॉलिश। एबॉलिश मतलब क्या होता है, समाप्त कर देना। भाई मैंने डिस्कार्ड का मतलब क्या बताया कि आपको मैं इसको छुटकारा पाना चाहता हूँ या फिर ख़त्म कर देना चाहता हूँ, तो मैंने एबॉलिश कर दिया उसको। एबॉलिश कर दिया मतलब मैंने उसको समाप्त ही कर दिया, ख़त्म कर दिया। दूसरा होता है अबेंडन कर देना। अबेंडन करना मतलब क्या होता है, त्याग कर देना। तो भाई मुझे वो चीज़ पसंद ही नहीं है तो मैंने उसको त्याग कर दिया। डिस्कार्ड करना था मुझे, मैंने त्याग कर दिया। तो स्क्रैप का जो वर्ब के रूप में है वो एबॉलिश और अबेंडन उसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो ये मैंने इसको वर्ब इसलिए लिख के रखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए। हो सकता है सेंटेंस में स्क्रैप को वर्ब के रूप में यूज़ किया हो, नाउन के रूप में यूज़ ना किया हो, है ना। तो अब ये चीज़ें ध्यान देंगे। एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, रिस्टोर करना, या फिर हैव मतलब क्या होता है, पोजीशन, जैसे मैंने बताया था पोजीशन कर लेना। रिस्टोर मतलब वापस मैंने रख लिया। हैव मतलब जैसे बोल रहे आई हैव अ पेन, तो हैव मतलब क्या, मेरा पोजीशन दिखा रहा है, मेरे पास है वो पेन, मैं रखना चाहता हूँ चीज़ को, मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। अब ऐसे एक वर्ड है क्रूसेड। क्रूसेड में भी एक वर्ब के तौर पे मैंने आपको ये बताया है ना। तो क्रूसेड मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको सीधा शब्द बताना चाहूँ तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर कॉज के लिए, मतलब किसी कारण के लिए हम लोग, है ना, एक साथ आ गए हैं और उसे बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं,
तो उसको बोलते हैं क्रूसेड। इंग्लिश में बोलना चाहूँ टू मेक अ ग्रांड कंसर्टेड एफर्ट टुवार्ड्स सम वर्दी काउस, मतलब कि हम लोग किसी एक बहुत अच्छे काम के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं, उसको बोलते हैं क्रूसेड, है ना। जैसे अपने मूवी अगर देखते होंगे तो उसमें बोलते हैं कि क्रूसेड मतलब वो लड़ने जा रहे हैं, मतलब एक अपनी सीमा को बचाने जा रहे हैं, तो वो क्रूसेड करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें सिनोनिम्स क्या होगा भाई, हम कैंपेन लेके चलते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, कैंपेन लेके जा रहे हैं हम किसी एनजीओ को सपोर्ट करने या फिर कुछ और काम करने, तो वह कैंपेन लेके जा रहे हैं मतलब क्रूसेड, है ना। ये वर्ब के तौर पे बताया जा रहा है आपको। दूसरा हो गया स्ट्रगल। अब भाई मैं धरना करने बैठा हूँ तो वहाँ भी तो मैं एक किसी कारण के लिए बैठा हूँ ना, और किसी उसके लिए बहुत एफर्ट दे रहा हूँ मैं, तो वो स्ट्रगल हो गया। एंटोनिम्स क्या हो गया, सबमिट कर देना। सबमिट मतलब मैंने हार मान ली, नहीं भैया मुझसे नहीं हो पाएगी, है ना। अब प्रमोट करना, प्रमोट मतलब भाई मैंने हाँ ठीक है, मैंने यहीं पर रोक लिया है अपने आप को, मैं इससे प्रमोट करता हूँ, ठीक है। तो ये क्रूसेड के एंटोनिम्स हो गए। अब रिलीक हो गया। रिलीक मतलब क्या हो गया, ये देखिए इसमें थोड़ा सा अगर मैं इसको और अच्छे चीज़ में बताना चाहूँ तो आपको बोलना चाहिए निशानी। हिंदी में बताना चाहूँ तो ये हो गया निशानी। रिलीक मतलब होता है समथिंग ओल्ड एंड आउटडेटेड, है ना। ओल्ड एंड आउटडेटेड मतलब एक निशानी होती है। जैसे मेरे दादी की मेरे पास रिंग है या फिर दादी का मेरे पास चैन है, तो मेरे लिए क्या हो गया, बहुत ओल्ड है लेकिन बहुत ही प्यारा है मेरे से, मेरे को एकदम दिल के लगा हुआ है, मेरी निशानी है वो मेरे दादी की, है ना। तो इसको सिनोनिम्स क्या होगा, एंटीक। एंटीक हम नहीं बोलते हैं यार क्या एंटीक पीस रखा था उस म्यूजियम में, है ना। तो वो हो गया आपका रिलीक का सिनोनिम्स। अब ये आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट मतलब क्या होता है, कलाकृति। आर्टिक मतलब होता है, आर्टिफैक्ट मतलब होता है कलाकृति। तो कलाकृति भी क्या है, निशानी ही है ना, या फिर वो एक बहुत ही खूबसूरत है, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं सिनोनिम्स आ जाएंगे रिलीक के, है ना। ये नाउन के तौर पे यूज़ हुआ गया है, देख लीजिएगा। इसके बाद एंटोनिम्स बहुत ही आसान है इसका, मॉडर्न एंड लेटेस्ट। भाई जो आज चल रहा है वो इसका एंटोनिम्स होगा, है ना, और जो पुराना हो चुका है वो एंटीक कहलाएगा। जो म्यूजियम में रखी हैं वो चीज़ें एंटीक हैं, है ना, लेकिन अभी जो नई चीज़ें आ गई हैं वो हमारी मॉडर्न है। स्ट्रिंजेंट। अब ये देखिए स्ट्रिंजेंट बहुत ही प्यारा शब्द है, इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट एंड ब्लाइंडली बाइंडिंग स्ट्रांगली, है ना। तो स्ट्रिंजेंट मतलब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि आपके ऊपर बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाएगा, मतलब आपके ऊपर बहुत कठिन एक्शन लिया जाएगा, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाएगा, तो वो बहुत ही हार्ड है, हार्ड लाइन है, मतलब वो एकदम आसान है नहीं। इनफ्लेक्सिबल है। इनफ्लेक्सिबल मतलब बिल्कुल उसको हटाया नहीं जा सकता है, बिल्कुल हिलाया नहीं जा सकता है, तो वो स्ट्रिंजेंट के सिनोनिम्स हो गए। उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल, रिलैक्स्ड। भाई मैंने आपको छूट दे दी, जाओ आपको इस सज़ा की इस गलती की सज़ा इस बार नहीं मिलेगी, तो मैंने आपको रिलैक्स कर दिया। फ्लेक्सिबल मतलब ठीक है इस बार चल जाने देते हैं, अगली बार देख लेंगे, है ना। तो वही फ्लेक्सिबल उसका स्ट्रिंजेंट का एंटोनिम्स हो गया। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि जितने भी मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं इसके मैंने आपको सिर्फ दो एंटोनिम्स और दो सिनोनिम्स दिए हुए हैं। मैं आपको बोलूँगा इसे कम से कम 2 एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आप कमेंट बॉक्स में करिए, है ना। इससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस होगी और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने आपको बताया है, हमेशा जब भी कुछ शब्द पढ़ रहे हैं तो उसको समझ के देखिए क्या है। जैसे मोहन इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ टीचर, तो मोहन क्या है, नाउन है, ही उसका प्रोनाउन है। तो ये आप जैसे एक बार समझ जाएंगे तो वो आपको बहुत आसानी होगी इंग्लिश को समझने में। तो हम लोग कल और मिलेंगे दोस्तों, और बिल्कुल इनका आप कमेंट करिएगा, 2 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, और वर्ड्स को याद करिएगा, आपको बहुत मदद करेगा एग्जाम में। थैंक यू दोस्तों।